हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का है नाम राज्यों का पुनर्गठन, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आजादी के बाद 500 से अधिक देशी रियासतें, क्या आजादी के बाद 500 से अधिक देशी रियासतों और हमारे ब्रिटिश प्रांतों को मिला के एक अखंड भारत बनाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे आजादी होती है तो आजादी के बाद हमारे सबके सामने आती है क्या, 500 से अधिक हमारे तो देशी रियासतें हैं, साथ ही साथ ब्रिटिश प्रांत है। इन सबको मिला के हमें एक क्या बनाना है, अखंड भारत बनाना है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय की। अब बात करें इसकी शुरुआत की, मतलब हम एक अखंड भारत बनाने की शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं। बात करें इसकी, तो आजादी से पहले ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग उठने लग गई थी। मतलब आजादी से पहले ही लोगों ने या फिर कुछ संस्थाओं ने साफ साफ कहा था कि हमारे राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। जैसे हमारा होम रूलिंग का आंदोलन था, ये हमारे 1916 का आंदोलन है। इस आंदोलन में हमारे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, किनके? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान पहली बार ये महसूस किया गया था कि आम जनता तक पहुंचने के लिए क्या, आम जनता तक पहुंचने के लिए प्रशासन और राजनीति, क्या प्रशासन और राजनीति स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। मतलब जिस क्षेत्र के अंदर राजनीति का केंद्र बनाया जाए उसी से भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए उस क्षेत्र के अंदर। 1920 का जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था नागपुर का, उसकी बात करें, जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1920 का नागपुर के अंदर, उसमें क्या किया गया? उसमें हमारे कांग्रेस ने ये बात मानी थी, कांग्रेस ने ये बात मान ली थी कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। क्या? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर हमारे कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय समितियों का गठन भी भाषा के आधार पर ही किया था। जैसे हमारे गुजरात कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस, तो इसी प्रकार क्या अपनी प्रांतीय समितियों का गठन किया था 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद। फिर 1946 के घोषणा पत्र की बात करें, तो स्वतंत्रता से ठीक पहले कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि आजाद भारत में राज्यों का निर्माण, क्या आजाद भारत में राज्यों का निर्माण उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर किया जाएगा। फिर विवाद कहाँ आया? विवाद के कारण की बात करें, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, मतलब पार्टीशन हो गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों देश हमारे क्या, धर्म के आधार पर बन गए थे। और इस भयंकर खून खराबे के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, क्या सरदार पटेल और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जैसे हमारे नेताओं नेताओं को ज्यादा डर था कि अगर अब देश को भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, क्यों? क्योंकि पहले ही हमारे क्या, धर्म के आधार पर तो बंटवारा हो चुका था, लेकिन अब देश को यदि भाषा के आधार पर बांट दिया जाए तो भारत की एकता के खतरे में पड़ जाएगी। क्या भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी और देश क्या, टुकड़ों में बंट जाएगा। ये सबसे ज्यादा डर था उस समय। के लिए हमारे एस के धर आयोग का गठन किया गया। कब? 1948 में। क्या एस के धर आयोग कमीशन है, उसका गठन किया गया 1948 में। तो संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कि क्या राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जा सकता है या नहीं, इस विवाद को सुलझाने के लिए इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज थे हमारे एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण किया गया। बात करें आयोग की, तो आयोग ने क्या निर्णय दिया? तो इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को सिरे से रिजेक्ट या खारिज कर दिया कि किसी भी राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषाओं की कोई लिमिट नहीं होती, भाषाएं तो बहुत है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या, एक सुझाव भी दिया, एक तो रिजेक्ट भी कर दिया, साथ ही साथ अपनी एक राय दी। राय क्या थी? कि धर आयोग का स्पष्ट रूप से मानना था कि राज्यों का निर्माण इस आधार पर होना चाहिए कि वहां प्रशासन चलाना कितना आसान है, कि हमें राज्यों का निर्माण किस आधार पर करना चाहिए, इस आधार पर कि वहां प्रशासन चलाना कितना आसान है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, और क्या वो राज्य आर्थिक रूप से अपना खर्चा खुद उठा सकता है या नहीं, मतलब वित्तीय आत्मनिर्भरता है या नहीं। इस आधार पे हमारे नए राज्य का निर्माण होना चाहिए, न कि हमारी भाषा के आधार पे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको पता होने से कौन कौन से आधार है। पहला आधार यह है कि प्रशासन चलाना कितना आसान है, मतलब अलग राज्य बनाने के बाद वहां का प्रशासन आसानी से चल जाएगा या नहीं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये आता है भौगोलिक स्थिति कैसी है उस क्षेत्र की। तीसरा हमारा सवाल उठता है कौन सा, कि वो राज्य आर्थिक रूप से अपना खुद का खर्चा उठा लेगा या नहीं, इसका मतलब उसके पास वित्तीय आत्मनिर्भरता है या नहीं। इसी आधार पर हमारे राज्यों का निर्माण करना चाहिए। और ये हमारी शर्त किसने बताई थी? एस के धर आयोग ने। लेकिन जो हमारे एस के धर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, इससे जनता नाराज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो धर्म के बाद हमारी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना था।
तो हमारे उनको संतुष्ट करने के लिए हमारे एक और समिति का गठन किया जाता है। समिति का नाम था जेवीपी समिति। समिति का नाम क्या? जेवीपी समिति, जो हमारे 1948 में बनती है। तो धर आयोग की रिपोर्ट के बाद दक्षिण भारत, खासकर देखिए हमारे तेलुगु भाषी राज्यों में जो क्षेत्र थे उनमें भारी विरोध होना शुरू हो जाता है। किन क्षेत्रों में? तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भारी रूप से विरोध होना शुरू हो जाता है। जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता थे उनको मिलाकर के एक समिति का गठन किया गया। तो कांग्रेस ने क्या किया? अपने सबसे बड़े नेताओं की एक समिति का गठन किया। और कौन कौन से नेता थे इसमें? हमारे एक थे जवाहरलाल नेहरू। एक तो हमारे कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हमारे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे हमारे कौन? पट्टाभी सीतारामैया। तो तीन दिग्गज नेताओं को मिलाकर के एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम जेवीपी समिति रखा गया। बात करें इस समिति की, तो इस समिति ने कौन सा निर्णय दिया? तो इन तीनों शीर्ष नेताओं ने भी देश की सुरक्षा और एकता का हवाला देते हुए, इन तीनों शीर्ष नेताओं ने क्या किया? देश की सुरक्षा और एकता का हवाला देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। किस आधार पे? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। और उनका यह मानना था कि देश अभी अभी नया बना है, देश अभी नया नया बना है, तो ऐसे में यह कदम देश को अस्थिर कर देगा। कौन सा कदम है ये? हमारे भाषा के आधार पर राज्य को निर्माण करने का जो कदम है, ये देश को क्या करेगा? अस्थिर कर देगा। फिर बात करें हमारे मूल संविधान, जो तुम्हारे 1950 में हमारे लागू होता है, और उसमें क्या प्रावधान किए गए? तो इसमें हमारे राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी। जो हमारा मूल संविधान था, जब वो लागू होता है 1950 के अंदर 26 जनवरी को, तब राज्यों की कितनी श्रेणियां बनाई गई? 4 श्रेणियां बनाई गई। तो चूंकि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन पाए, इसलिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो पूरे भारत को प्रशासनिक सुविधा के लिए 29 राज्यों में बांट दिया गया। कितने? 29 राज्यों में बांट दिया गया, जिसकी हमारी 4 श्रेणियां बनाई गई, ए बी सी और डी। आप इसे याद रखेंगे, कितनी श्रेणियां बनाई गई? 4 श्रेणियां बनाई गई। हमारे कितने राज्य थे? टोटल 29 राज्य थे, जिनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। और ये हमारी क्या अस्थायी व्यवस्था थी? कैसी थी? टेम्परेरी व्यवस्था थी। मतलब जब हमें संविधान लागू करना था, इसीलिए क्या ये व्यवस्था बनाई गई थी। बात करें पार्ट ए की, तो 4 श्रेणियां, 4 भाग किए गए। पार्ट ए में क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश प्रांत। तो ये वो 9 बड़े ऐसे राज्य थे जिन पर सीधे हमारे ब्रिटिश गवर्नर का राज हुआ करता था। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों का सीधा सीधा राज हुआ करता था। ऐसे 9 बड़े राज्य थे। और 9 कौन कौन से? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 हमारे बड़े राज्य थे जहां पे हमारे क्या सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नर का राज हुआ करता था। और यहाँ पे क्या हमारी चुनी हुई सरकारें काम करती थी। तो इनको हमने क्या पार्ट ए में, मतलब ब्रिटिश प्रांत के अंदर रखा। इसके बाद नंबर आता हमारा कौन सा? पार्ट बी का, जो हमारे बड़ी देशी रियासतें उनको शामिल किया गया। तो ये भी हमारे कितने थे? 9 थे। ये भी कितने थे? हमारे 9 थी, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जो पहले राजा महाराजाओं के अधीन हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने भारत में विलय कर लिया गया। उनको क्या हमारे भारत में विलय कर लिया गया। ऐसे कितने? 9 राज्य थे। और वो कौन कौन से थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब। पटियाला और पूर्वी पंजाब एक ही है। राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावणकोर, कोचीन और विंध्यन प्रदेश। तो हमारी ये 9 रियासतें थी, ये 9 राज्य थे, जिन जो पहले राजा महाराजाओं के अधीन कार्य करते थे, अधीन थे, लेकिन उनको बाद में भारत में मिला लिया गया था। और यहाँ राज प्रमुख मतलब गवर्नर के समान ही नियुक्त किया गया। क्या राज प्रमुख मतलब गवर्नर के समान नियुक्त किया गया था? जैसे राजस्थान में भी हमारे क्या राज प्रमुख ही हुआ करता था। हमारे कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। फिर बात करें पार्ट सी की, तीसरे भाग की बात करते हैं। ये हमारे चीफ कमिश्नर प्रांत और छोटी रियासतें थी। क्या चीफ कमिश्नर प्रांत और छोटी रियासतें थी? और ये कितने थे टोटल? ये 10 छोटे राज्य थे, जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो हमारे चीफ कमिश्नर थे ये चलाते थे। जैसे कितने राज्य थे? ऐसे हमारे 10 राज्य थे, जिनकी बात करें तो जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो हमारा चीफ कमिश्नर था वो चलाते थे। तो ये ऐसे कौन से 10 राज्य थे? जिनमें हमारे अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये हमारे 10 छोटे राज्य थे, जिनकी बात करें तो इनका प्रशासन सीधे हमारे केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो चीफ कमिश्नर है वो चलाता था। पार्ट डी की बात करें चौथे भाग की, तो इसमें हमारे द्वीपीय समूह शामिल होते हैं। क्या? द्वीपीय समूह शामिल होते हैं। और ये केवल एक ही था, वो कौन सा था? हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे हमारे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा गया था। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तब हमारे 4 भाग बनाए गए थे। कितने राज्यों के? 29 राज्यों के। फिर हम बात करें हमारे पोट्टी श्री रामुलु और आंध्र प्रदेश के गठन की घटना। ये पूरे घटना की बात करते हैं, ये है पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
ये हमारे क्या घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे कौन सा, पोट्टी श्रीरामुलु। तो मद्रास राज्य का विवाद था, तो मद्रास राज्य के विवाद की बात करें तो उस समय मद्रास राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें हमारे तमिल बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाले दोनों लोग रहा करते थे। इतना बड़ा था कि बहुत सारे लोग तो तमिल बोलते थे, बहुत सारे हमारे तेलुगु बोलते थे, इसीलिए दोनों में हमेशा टकराव होता रहता था। तो तेलुगु भाषी लोग अपने लिए एक नया राज्य, अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। तो आप इसे याद रखेंगे, तेलुगु भाषी बोल रहे थे कि हमें तमिलों से अलग एक राज्य का निर्माण करके दिया जाए, जिसका नाम क्या होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए। पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान की बात करें तो ये हमारे के एक गांधीवादी नेता थे, जो अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। तो 56 दिन बाद मतलब 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल की वजह से। आप देख सकते हैं 56 दिन तक उन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए भूख हड़ताल की थी। उसके बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। परिणाम क्या निकलता है इस मृत्यु का, इसका परिणाम निकलता है कि उनकी मृत्यु के बाद पूरे मद्रास में भयंकर दंगे और हिंसा भड़क जाती है, हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो बेकाबू हालात को देख करके महाराणा प्रधानमंत्री नेहरू को झुकना ही पड़ा और आंध्र प्रदेश के गठन का कार्य करना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश हमारा बना पहला भाषाई राज्य। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। क्या 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। एक बात और बता दें तो 1935 में अंग्रेजों के समय उड़ीसा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, लेकिन ये आजादी से पहले था। आजादी के बाद तो हमारा कौन सा था, आंध्र प्रदेश बनता है, लेकिन आजादी से पहले मतलब अंग्रेजों के टाइम पे 1935 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था उड़ीसा। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारे कौन सा आयोग का गठन होता है, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। किसका, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। तो जैसे हमारा आंध्र प्रदेश बनता है, भारत के अन्य हिस्से जैसे हमारा मराठी, गुजराती, कन्नड़ भाषी, इन सब ने अपने अलग अलग राज्य की मांग तेज कर दी कि हमें अपनी अपनी भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण करना है। तो इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसके सदस्य कौन थे, हमारे अध्यक्ष तो बनाए गए जस्टिस फजल अली और के एम पणिक्कर और हरदीनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। आप इसे याद रखेंगे। सदस्य की बात करें तो हमारे के एम पणिक्कर और हरदीनाथ कुंजरू थे, जिसके अध्यक्ष हमारे जस्टिस फजल अली थे। अब इन्होंने क्या, हमारे ये जो आयोग है, तो आयोग का गठन तो हमारे 1953 में किया गया, लेकिन इन्होंने अपनी सिफारिशें 1955 में दी। कब दी, 1955 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, 2 साल बाद। सिफारिशों की बात करें तो सिफारिशों में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भाषा को आधार माना। तो उन्होंने ये मान लिया कि राज्यों के गठन का मुख्य आधार भाषा हो सकता है, ये कोई सो फिक्स नहीं है, लेकिन इसको आधार बनाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक भाषा एक राज्य का उन्होंने खंडन कर दिया कि प्रत्येक भाषा के लिए एक राज्य का निर्माण किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण बताई उन्होंने। आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य में केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहे, अल्पसंख्यकों की भाषा का सम्मान वहां पे होना चाहिए। क्या, अल्पसंख्यकों की जो भाषा है वहां उनका सम्मान वहां पे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राज्य के निर्माण के कितने, 4 मापदंड होने चाहिए। एक राज्य के निर्माण के कितने मापदंड होने चाहिए, 4 मापदंड होने चाहिए इनके अनुसार। तो राज्य बनाते समय देश की एकता, प्रशासनिक और वित्तीय सुविधा, सांस्कृतिक एकरूपता, पंचवर्षीय योजनाओं मतलब जो आर्थिक विकास है उनका ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो उन्होंने फजल अली आयोग ने 4 मापदंड दिए जिनके आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला मापदंड आता है राज्य बनाते समय देश की एकता जरूरी है। दूसरा प्रशासनिक और वित्तीय सुविधा, तीसरा सांस्कृतिक एकरूपता और चौथा हमारे क्या, पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे आर्थिक विकास का ध्यान रखती है। तो भैया हमारे जो फजल अली आयोग था, तो फजल अली आयोग के जो अंतिम निर्णय आता उसके बाद क्या परिणाम निकलता उसकी बात करें तो आयोग का अंतिम परिणाम देखें। तो फजल अली आयोग ने जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी ABCD राज्यों की, तो इन श्रेणी को खत्म करने की बात कह दी कि ये हमारी श्रेणियां खत्म हो जाएगी और 16 नए राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। इन्होंने इन्होंने क्या, 16 तो नए राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 मतलब 7वीं संविधान संशोधन पारित किया, जिसके तहत अंततः हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। कितने, 14 तो राज्य बन जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 का, जिसकी बात करें तो 1950 के मूल संविधान में राज्यों की 4 श्रेणियां ABCD बनाई गई थी, जो बहुत ज्यादा जटिल और असमान थी। लेकिन फजल अली आयोग मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 1956 का। बात करें, इन्होंने समानता की स्थापना करने की कोशिश की। तो इसके तहत पुरानी श्रेणियां कितनी थी, 4 श्रेणियां थी, इनको खत्म करके पूरे देश को
केवल दो स्पष्ट भागों में बांट दिया गया, एक हमारा राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय हमारे कितने 14 राज्य बनाए गए और वो 14 राज्य कौन कौन से थे? एक तुम्हारा आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, बॉम्बे, केरल, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह देख सकते हैं हमारे 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्काद्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 6 तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं और 14 राज्य। और वे आज के विशाल भारत की प्रशासनिक नींव थे। ये सारे के सारे हमारे क्या 20 क्षेत्र थे, तो 20 के 20 क्षेत्र क्या हमारा आज के विशाल भारत की नींव बनते हैं। तो 1956 के बाद नए नए राज्यों का गठन कैसे और क्यों होता है उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि शुरू में तो हमारे क्या फजल अली आयोग के बाद में 14 राज्य बन जाते हैं, लेकिन अब वर्तमान में 14 से 28 राज्य बन चुके हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थिति में उनकी बात करें तो 1956 के बाद भी भारत का नक्शा स्थिर नहीं रहता है। जैसे हमारा अमेरिका का है वैसा स्थिर नहीं रहता है और जनता की आकांक्षाओं और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार नए नए राज्य बनते जाते हैं। जैसे भाषाई आधार पर एक और विभाजन होता है किसका? बंबई और पंजाब का। इनकी बात करें तो 1960 में क्या 1960 में बड़े जो बंबई राज्य है इसमें मराठी और गुजराती बोलने वाले के बीच में तनाव हमेशा रहता था। जो बंबई राज्य था तो बंबई राज्य में दोनों क्षेत्र थे, एक तो हमारे गुजराती बोलने वाले तो दूसरे हमारे मराठी बोलने वाले, दोनों के बीच में तनाव रहता था। तो इसलिए उनको दोनों को बांट के महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बनाए गए। महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बनाए गए जिसमें गुजरात 15वां राज्य बनता है। 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पे इस पे शाह आयोग की सिफारिश पे पंजाब का विभाजन होता है और पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा राज्य बनाया गया। तो 17वां राज्य बनता है हमारा कौन सा? हरियाणा राज्य बनता है। और चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया जाता है और दोनों को संयुक्त राजधानी बनाने के बाद भी इनका जो झगड़ा था वो शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि पंजाब कहता था कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, तो हरियाणा कहता था चंडीगढ़ हमारी राजधानी है। तो दोनों के विवाद को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता। साथ ही साथ क्या दोनों राज्यों की राजधानी भी चंडीगढ़ को बनाया गया। फिर पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन की बात करें, किसके पूर्वोत्तर भारत के पुनर्गठन की बात करें? नॉर्थ ईस्ट रिकॉग्नाइजेशन की। तो असम एक बहुत ही बड़ा विशाल राज्य था। असम क्या था उस समय? बहुत ही बड़ा विशाल राज्य था। वहां की जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए असम से अलग करके कई राज्य बनाए गए थे। क्या वहां की जो जनजातीय संस्कृति है इसको सुरक्षित रखने के लिए असम से अलग करके कई राज्य बनाए गए थे। जैसे हमारा नागालैंड 1963 में बनाया गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये हमारे 1972 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हमारे 1987 में बनाए गए थे। आपसे याद रखिए तो हमारे 3 अलग अलग राज्य बनाए गए। 1963 में नागालैंड, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अब हम बात करें जो सिक्किम था, तो सिक्किम का विलय हमारे भारत के अंदर कर दिया जाता कब? 1975 में। हमारे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वहां पे हमारे चोग्याल वंश का शासन था। किसका शासन था? चोग्याल वंश का शासन था। वहां की जनता की मांग पे 36 संविधान संशोधन तो 1975 में किया गया था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। बाईस भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनता कब? 22वां हमारे 1975 में। आप इसे याद रखें कौन? सिक्किम। इसके बाद आता हमारा विदेशी शासन से मुक्ति। क्या विदेशी शासन से मुक्ति की बात करें तो गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। क्या गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो भारत ने सैन्य कार्रवाई के द्वारा मतलब ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में इन्हें मुक्त कराया। क्या 1961 में हमारे तीनों को मुक्त कराया? गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो तीनों को मुक्त कराया जाता है हमारे भारत के द्वारा। किसके माध्यम से? ऑपरेशन विजय के माध्यम से। और बाद में गोवा को हमारे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो मुक्त तो हमारे 1961 में करा लिया जाता है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? हमारे 1987 में। आप इसे याद रखेंगे। तो प्रशासनिक सुविधा के नाम आधार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बात करें तो 2000 के अंदर 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है। तो वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं, एक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। लेकिन इनका आधार भाषा नहीं था। ये बड़े राज्य हमारे एमपी, यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन पिछड़े हिस्सों को काटकर बनाए गए थे जहां विकास पहुंच नहीं पा रहा था। इसी वजह से क्या है विकास के आधार पर 3 नए राज्य बनाए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। फिर तेलंगाना की बात करें 2014 में तो आर्थिक और सांस्कृतिक उपेक्षा के लंबे संघर्ष के बाद, क्यों? क्योंकि हमारा तेलंगाना वाला क्षेत्र है एक तो आर्थिक रूप से और दूसरी बात करें तो सांस्कृतिक उपेक्षा की वजह से लंबे संघर्ष के बाद श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, आप इसे याद रखेंगे किस रिपोर्ट के आधार पर? श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बनता है। उस समय हमारा जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था।
इसीलिए तेलंगाना क्या 35वां राज्य बनता है। तो बम्बई के विभाजन की बात हमने देख ली, तो 1960 में और भाषा के आधार पर बम्बई का विभाजन होता है। मराठी गुजराती भाषाई विवाद के कारण महाराष्ट्र और गुजरात 15वां राज्य बनता है। महाराष्ट्र और गुजरात दो नए नए राज्य बनते हैं 1960 में। पंजाब के पुनर्गठन की बात करें तो 1966 में पंजाब को काटकर हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बनाया जाता है, जो 17वां राज्य बनता है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य के उदय की बात करें, किसकी पूर्वोत्तर राज्य के उदय की बात करें तो 1975 में पूर्वोत्तर राज्य का उदय होता है। पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के तहत मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर सिक्किम का भारत में विलय की बात करें, क्या सिक्किम का भारत में विलय की बात करें तो 1975 में, जब 1975 में हमारे सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। तो गोवा की बात करें तो गोवा का पूर्ण राज्य बनाया गया, इसकी बात करें तो 1987 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए गोवा को, पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से प्रमोट करके भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है। क्या केंद्र शासित प्रदेश से प्रमोट करके भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है, किसे? गोवा को। आप इसे याद रखेंगे। फिर 3 नए राज्यों के गठन की बात करें कब? 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है। तो प्रशासनिक और क्षेत्रीय विकास के लिए, क्या प्रशासनिक और क्षेत्रीय विकास के लिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड और हमारे बिहार से झारखंड, 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, कितने? 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ को, यूपी से हमारे उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को अलग करके नए राज्य बनाए जाते हैं। फिर 2019 के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक पुनर्गठन किया जाता है। कब? 2019 में। तो भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ था किसी पूर्ण राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया हो। क्या? पूर्ण राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया हो। तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया था, जब हमारे 1950 में जो कश्मीर का विलय भारत के अंदर किया गया था, तब 370 धारा बनाई गई थी। तो 5 अगस्त 2019 को 370 धारा को पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख बिना विधानसभा वाली हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस तरह हमारे भारत के अंदर 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बन गए जिनके पास अपनी विधानसभा थी। एक तो हमारा दिल्ली था, एक हमारा जम्मू कश्मीर था और एक हमारा कौन सा? पुदुचेरी है। आप इसे याद रखना, 3 हमारे ऐसी जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास क्या अपनी विधानसभा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में हमारा 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका गणित बहुत ही स्पष्ट है। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद भारत में 29 राज्य हो गए थे। 2019 में हमारे जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छिन गया, जिससे वापस राज्य 28 रह गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़ के कितने? 9 हो जाते हैं। कितने? 9 हो जाते हैं। लेकिन हमारे 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को आपस में विलय कर दिया, मर्ज कर दिया और उनको करके एक ही कर दिया। और इस तरह केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वापस घट के 9 से 8 ही रह जाती है। कितनी? 9 से घट के वापस कितनी? 8 ही रह जाती है हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। फिर बात करें तेलंगाना बनने के बाद, मतलब 10 साल बाद, या तेलंगाना बनने के 10 साल बाद, मतलब 2024 तक, तो हमारे हैदराबाद को दोनों की संयुक्त राजधानी रखा गया था। मतलब 10 साल तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद को रखा गया था। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दी गई, वो कौन सी? हमारी अमरावती। नामों पर में परिवर्तन की बात करें तो राज्यों के नाम बदलने के पीछे मुख्य कारण औपनिवेशिक, मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नामों को हटा के स्थानीय संस्कृति और भाषा का नाम का सम्मान करना था। जैसे मद्रास से हमारे क्या नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया, मतलब तमिलों का देश। केरल से केरलम कर दिया गया, क्यों? क्योंकि केरलम केरलम केरल का प्राचीन नाम था। और उड़ीसा से ओडिशा, मतलब स्थानीय उच्चारण के कारण, क्यों? क्योंकि उड़ीसा के लोग उड़ीसा नहीं बोल पाते थे, जबकि क्या बोल पाते थे? वो ओडिशा। इसी वजह से उड़ीसा को ओडिशा किया गया। तो वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य है और उनकी राजधानी की बात करें तो एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर है। तो आप इसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद नहीं है बल्कि क्या है? अमरावती है। आप इसे याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि तेलंगाना भी एक राज्य है, तो तेलंगाना की भी यहाँ पे हैदराबाद दिख रही होगी। तेलंगाना की हैदराबाद दिख रही होगी, लेकिन तेलंगाना की तो वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की कौन सी है? अमरावती है। आप इसे याद रखेंगे। असम की क्या है? दिसपुर है। बिहार की क्या है? पटना है।
बिहार की क्या पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक के बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई। ये हमारे क्या राज्य और उनकी राजधानी है। मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की क्या इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला, मध्य प्रदेश की लखनऊ, क्या है मध्य प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। आप इसे याद रखें। तो हमारा 28 राज्य है जिनकी राजधानी हमने देख ली। अब बात करते हैं वर्तमान में जो भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी की बात करें, जिसमें हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन दीव तो उसकी हमारी क्या दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, लद्दाख की लेह, लक्षद्वीप की कवारत्ती, जम्मू कश्मीर की हमारी गर्मी में तो श्रीनगर है, सर्दी में हमारी जम्मू है। कि गर्मी में तो हमारी क्या श्रीनगर है, सर्दी में हमारी क्या जम्मू है। बात करें हमारे पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी की पांडुचेरी या पुदुचेरी ही इसकी राजधानी है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राज्य के पुनर्गठन के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।